Hello everyone, this is Abhinav. Welcome to the second episode of Alumni Podcast by IRC. Our today's guest is Vineet Khatri sir, founder of ATP Star and an inspiration to thousands of students. Today we'll get to know about Vineet sir and how did he achieve this success and become the CEO of ATP Star. So hello sir. हेलो अभिनव। कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको इतने टाइम बाद कैंपस आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी एनर्जी मिली है आज मुझे और आई एम सो एक्साइटेड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो सर मतलब ऐसे कैंपस में आप इतने टाइम बाद आए, आपको कैसा चेंजेस क्या लगे और मतलब ऐसे स्टूडेंट से मिलके और टॉक्स वगैरह देके आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा एनर्जी फील हुई कैंपस में। कैंपस पहले से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, ब्यूटी भी ज़्यादा है, सब कुछ मुझे पहले से बहुत बेटर लगा। इवन कुछ अपग्रेड्स भी हैं, जैसे कि सैक पहले नहीं था और मैक भी पहले नहीं था, तो ये बन गए हैं। कुछ हॉस्टल्स भी नए बन गए हैं। तो वैसे मैं हर 3-4 साल में तो आ जाता हूँ एक बार कम से कम, तो इट्स मच बेटर। सर आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो लाइक जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर था तो हाउ वाज इट, हाउ डिड यू फील? से IIT रुड़की में जा रहे थे बड़े इंस्टीट्यूट में, सो मुझे लगता है वो फीलिंग ना आज भी मोर और लेस सिमिलर होती होगी, क्योंकि लाइक कुछ बच्चे उसके लिए 2 साल तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे उसके लिए 3 साल तैयारी करते हैं। और वो तैयारी करने के बाद एक ही सपना होता है कि मैं टॉप IIT में पहुँचूँ, वहाँ पे मैं आके अपनी लाइफ जीऊँ। अब बच्चा जब पहली बार वहाँ जाता है, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था, तो आने के बाद वही इस बिल्डिंग को मैंने देखा था बहुत बार फोटोज़ में, जो मेन बिल्डिंग अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो सबसे पहले तो वहीं पे गए थे हॉस्टल मिलने के बाद कि यार मेन बिल्डिंग पे चलते और वहाँ पे जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो फॉर्चुनेटली उस समय मेरे पास एक ऐसा फ़ोन था जो मुझे गिफ्ट के रूप में पापा ने दिया था IIT में होने की वजह से, और उसका कैमरा था 2 मेगापिक्सल। उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उससे हमने फ़ोटोज़ खींचना शुरू किया, तो एक्सप्लोर कर रहे थे। तो फर्स्ट ईयर वॉज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। फिर सारा दिन हमारा ना क्लासेस में, ट्यूटोरियल्स में, सब में जाने लग गया था। तो मुझे लगता था यार ये तो और भी ज़्यादा मेहनत हो गई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि IIT मतलब मस्ती बहुत होगी, लेकिन असल में शुरू में ज़्यादा मेहनत होने लगी। तो फर्स्ट सेम थोड़ा इस तरह का गया जिसमें मिक्स्ड इमोशन थे, थोड़ा मस्ती भी थी लेकिन काफ़ी हार्डवर्क भी करना पड़ रहा था। ये भी था, प्रेशर भी था कि यार एग्ज़ाम्स भी हैं, कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा था। सर ऐसे जैसे बिल्कुल आप जब नए कॉलेज में आए थे, तो ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ ऐसे मेमोरीज होंगी या फिर ऐसा कुछ यूनिक इंसिडेंट होगा जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत मज़ा आया, ऐसा कुछ यूनिक सा जो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिएट किया हो? फर्स्ट सेम में बहुत सारे इवेंट्स थे। जैसे एक इवेंट था कि जब NCC के लिए हमारा कैंप लगा था, तो NCC का कैंप लगते हुए मतलब बहुत ठंड थी उस समय पे, और हम सब लोगों को प्रॉपर ड्रेसअप होना था। वो कदम ताल और ना जाने क्या क्या वो करवाते थे, तो वो काफ़ी हैपनिंग था हमारे लिए। उस प्रोसेस में हम बीच में बंक मार के बड़ी मुश्किल से हम मूवी देखने गए थे। यहाँ पे थिएटर जो भी था, मतलब उस समय जो भी फर्जी सा थिएटर था, लेकिन उसमें हम मूवी देखने गए थे। और उसके अलावा एक सीन था जब रैगिंग लेने की कोशिश की गई थी हमारी, और हम बहुत एक्साइटेड थे इनफैक्ट कि सीनियर से इंटरेक्शन होगा, लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे वो थोड़े से फट्टू निकले, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो कि काफ़ी कुछ वो करेंगे या काफ़ी कुछ बोलेंगे, लेकिन वैसा हो नहीं पाया और हमें चापो अच्छी मिल गई। तो ये इवेंट था। उसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उस समय ना ऑर्कुट चलता था, orkut.com, फेसबुक जैसा था, orkut.com गूगल से ही आया था वो। सोशल मीडिया था उस समय का। तो सोशल मीडिया था, तो हम लोग ना जो ICC है ना, इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे हम पहुँच जाते थे, सुबह लाइन लगा देते थे, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस इतना कॉमन नहीं था। तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और एक्सप्लोर करना सोच रहे हैं, है ना। तो हम जो आसपास के कॉलेजेस थे, IIT में तो हमने शुरू से ही होप नहीं लिया था कि हमें कोई गर्लफ्रेंड बनेगी या कुछ भी होगा, लेकिन आसपास के कई सारे कॉलेज हैं, जैसे कि कोयर वगैरह पता होगा, है ना, पता ना तुम्हें? तो हमने देखा उस पर कि आसपास के कौन से लोग हैं, तो हमने ढूंढा बहुत सारे लोगों को, है ना, और किन लोगों को ढूंढा यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और डिस्कशन होने लग गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसमें ऐसा होता था कि पर्सनलाइज्ड मैसेज नहीं हो पाते थे। एक उनका टाइमलाइन होता था, उस पर आप मैसेज कर सकते थे, जो सबको दिखते थे। मतलब बड़ा स्केरी बात थी ये। लेकिन तो उसमें क्या होता था कि उसमें देयर वाज अ गर्ल जिसको मैं मैसेज कर रहा था, वो भी मुझे सही रिस्पॉन्स दे रही थी। तो वहीं पे एक और जो देयर वाज अ गाय, और वो भी रिस्पॉन्स उसको दे रहा है, सॉर्ट ऑफ ऐसा। तो उसमें ही टाइमलाइन पे हमारी आपस में झड़प टाइप से हो गई। अब मुझे नहीं पता था वो बंदा कौन है कौन नहीं है। तो फिर हुआ क्या, हम फर्स्ट ईयर में ही थे, राजेंद्र भवन में अपना गाँव में, तो सबसे आइसोलेटेड वहाँ पे थे। तो रात को ऐसा हुआ कि हमारे गेट पे एकदम से नॉक हुआ। तो सामने एक दाढ़ी बड़ी और एक सीनियर, बहुत बड़े सीनियर 2 खड़े हैं और सिगरेट पी रहे ऐसे, है ना, पूरा, और धुआं उड़ा रहे हैं। धुआं उड़ाते हुए रूम के अंदर घुस रहे हैं।
और फिर एकदम से वही बात कि तूने ये ऐसी हिम्मत कैसे दिखाई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। वो मैंने कहा सर गलती होगी, मुझे थोड़ी पता था उसमें कि आप हो, आप तो हमारे प्रभु हो, आप तो हमारे भगवान हो, आपके लिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वहीं पे उनका जो मन था बदल गया, वक्त बदल गया कि चल भाई कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, चल तू रख ले टाइप से ऐसा था। नहीं बाजी कुछ नहीं, वो फिर बात वैसी तो खत्म ही हो गई थी, लेकिन स्टिल पॉइंट ऐसा था कि वो स्केरी हो गया था हमारे लिए एक बार के लिए। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे इवेंट्स थे, जैसे कि पापा मम्मी जब हमें छोड़ के जा रहे थे हॉस्टल में, जस्ट एडमिट करने के बाद छोड़ के जा रहे थे, जब छोड़ के जा रहे थे तो उस समय पे मिक्स्ड इमोशन थे। एक तरफ बहुत इमोशंस थे कि अब एक नई लाइफ शुरू हो रही है, पर मैं पहले भी कोटा में पढ़ा था तो मुझे उस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रहा था कि कब अब पापा मम्मी जाने वाले हैं और उसके बाद मेरी नई लाइफ शुरू होने वाली है। तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड। आफ्टर दैट तो इमोशंस हुए, काफ़ी रोना भी आया, लेकिन उसके जस्ट बाद वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, नए नए लोग, नए नए फ्रेंड्स, जो रूममेट है वो नया है, पहली बार इस तरह से मिल रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत सारी यादें थी, बहुत सारी, मैंने कुछ शेयर किया आपसे। सर ऐसे मैंने देखा था आपके बारे में, तो आपका ज़्यादातर चाइल्डहुड हिसार के अंदर था। सो व्हाट इट इज़ लाइक ग्रोइंग अप इन हिसार, कैसा था आपका चाइल्डहुड? हिसार का मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ सभी ऑडियंस को भी। हिसार हरियाणा में एक छोटा सा टाउन है, और वहाँ पे मेरे पापा जो हैं, फादर जो हैं, उनका प्रमोशन हो गया था बेसिकली। तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पापा एक अच्छी पोजीशन पे एज अ ऑफिसर वर्क करते थे। तो वहाँ पे हमारा पूरा उस कैंपस में हम पढ़े, मतलब कैंपस में रहे, और वहीं पे एक स्कूल था जिसमें हम पढ़ते थे। तो वहाँ पे जो लाइफ थी वो जैसे मिडिल क्लास हमारी फैमिली है और गवर्नमेंट कैंपस है, तो वहाँ की जो लाइफ थी बड़ी स्लो थी और बहुत ही प्यारी लाइफ थी, जिसमें हमारे आसपास बहुत, वो जो इंस्टीट्यूट जहाँ हम रहते थे वो बेसिकली CIRB था, बेसिकली हिंदी में बोले तो भैंस फार्म था। अच्छा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे बहुत सारे फार्म्स, बहुत सारे फार्म लैंड, बहुत सुंदर एरिया, तो बहुत शांत एटमॉस्फेयर था, एक रूटीन था। पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे पढ़ाई के लिए प्रेशर भी था, काफ़ी प्रेशर था। एंड फिर स्कूल जाना मुझे कभी ज़्यादा पसंद था नहीं। अच्छा। क्योंकि मैं पहले 2nd क्लास तक हिंदी मीडियम में था, फिर वहाँ पे जब इंग्लिश मीडियम आया तो बड़ा मुश्किल हुआ, बहुत रोया मैं कुछ महीनों तक। फिर उसके बाद एक दिन मुझे स्कूल में मन लग गया, तो डिफ़िकल्ट लाइफ थी स्कूल की थोड़ी। फिर बस पहले मैं एवरेज स्टूडेंट रहा स्कूल में लगभग 7th 8th तक। फिर मेरा मैथमेटिक्स इंप्रूव हुआ एक ट्यूशन टीचर की हेल्प से। 9th 10th में मैं काफ़ी बेटर स्टूडेंट हो गया, और फिर तो ग्रोथ चलती रही। तो वहाँ पे जो पूरी जर्नी थी वो बहुत ही आउटडोर्स में बीती थी। उस समय फ़ोन का तो कोई यूज़ ही नहीं होता था। फ़ोन मतलब हम 9th 10th में तब फ़ोन आए थे, मोबाइल फ़ोन्स, वो भी बहुत ही स्क्रीन उनकी कलर्ड होती नहीं थी, छोटे वाले फ़ोन। हाँ, यस। तो लाइफ बहुत ही अमेजिंग थी वहाँ की। तो सर फिर जैसे आपका 10th हो गया, फिर 11th 12th तो आपने शायद स्कूल से ही किया था, हिसार से। हाँ। सो आपको लाइक हाउ डिड यू डिसाइड कि मेरे को JEE की तैयारी करनी है, वो क्या था? हिसार में क्या हुआ था कि 2003 की बात है, 2005 में IIT JEE में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, 2003 में सॉरी, जो टॉप 100 रैंक्स में आए थे हिसार से। उनको देख के मोटिवेशन हुआ कि यार ये हिसार से ये बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था IITs के बारे में, अब तो बहुत अवेयरनेस है इतने सालों से, उस समय नहीं था। उस समय न्यूज़पेपर में आता था कैसे IIT JEE इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। यस, और इतना टफेस्ट है तो मुझे किक मिला यार, ये क्रैक करेंगे तो कुछ फील आएगी कि हाँ यार कुछ किया, तो मुझे इंटरेस्ट आया उस कारण कि मैं भी कर सकता हूँ। फिर मुझे ये भी पता था कि इसके बाद करियर बहुत अच्छा होता है। जब इतने कम स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं तो नेचुरली भीड़ से आप बहुत आगे निकल गए, तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिला सबसे मेन। तो अब जैसे फिर आपका ड्रॉप ईयर था शायद कोटा में। हाँ, सो वो कैसा था, मतलब ऐसे जब कोटा आप जा रहे थे तब लगा कि यार दूर जा रहे हैं घर वालों से, तो हाँ, तो फिर मैं जब कोटा जाने का हुआ तो एक्चुअली मुझे कोटा जाना ही था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, मैं घर पे थोड़ा प्रेशराइज फील कर रहा था कि मुझे खुद से पढ़ाई करनी है। घर में क्या था, मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा थी। हर समय थोड़ा मॉनिटर करना, किस समय उठ रहा है, किस समय जाग रहा है, किस समय क्या हो रहा है, तो मुझे उस पर प्रेशर में थोड़ा पढ़ने में मज़ा नहीं आता था। तो इस कारणवश मुझे लगा कि यार मुझे कोटा का एटमॉस्फेयर चाहिए होगा जहाँ पे मैं आराम से अपने हिसाब से जितना पढ़ना चाहूँ पढ़ूँ, मुझे कोई बोले ना, मुझे उससे परेशानी होती थी। दूसरा, मुझे सुना भी था कि कोटा में टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, बंसल क्लासेस के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो इसलिए मैं कोटा गया।
तो आपने बंसल से कोचिंग करी? बंसल क्लासेस से कोचिंग दी उस समय पे। सर वहाँ का किस तरीके का माहौल था जब आप थे यहाँ पे? वहाँ का माहौल बहुत ही अमेजिंग लगा। खासतौर पे मेरा मानना है कोटा में जो भी बच्चा पढ़ने वाला है ना, उसके लिए तो मतलब आज भी गोल्ड माइन है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, टीचर्स अच्छे मिलते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार इतने अच्छे एनवायरनमेंट में मैं पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली वहाँ बिगड़ने के बहुत साधन है, लेकिन वो तो सब जगह आज के टाइम में आपके पास फ़ोन है तो आप कहीं पर बिगड़ जाओ, राइट। तो इसलिए मुझे तो बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेयर मिला, कंपटीशन इतना अमेजिंग मिला। जैसे बंसल क्लासेस के जो टॉप बैचेस थे उनमें सभी का सिलेक्शन होता था, तो इतना अच्छा कंपटीशन मिल रहा है कि पहले से ही आपको पता है कि आप कहाँ जाने वाले हो, तो कॉन्फिडेंस बहुत अमेजिंग मिलता है। इवन आईआईटी में आने के बाद भी उतना कंपटीशन नहीं था जितना बंसल क्लासेस के टॉप बैचेस में कंपटीशन था उस समय, एट दैट टाइम। तो बहुत अमेजिंग जर्नी थी। वहाँ पे भी अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन ओवरऑल कोटा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है अगर आप मेहनत से पढ़ते हो तो। हाँ, मक्कारी करते हो तो फिर तो कहीं पे मतलब पढ़ लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे सर मैं भी 11th मैंने कोटा से करी थी, तो जब मैं स्टार्टिंग में जा रहा था तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि पापा को मना कर दिया कि नहीं इसको एंड्रॉइड फ़ोन दिलाना। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को एंड्रॉइड फ़ोन दिला दो। जैसे बच्चे जब कोटा में जाते हैं उसके पहले बड़ी थोड़ी नेगेटिव वाइब रहती है कि नहीं बच्चे टेंशन में रहते हैं, वो रहते हैं। सो आपका से क्या है उसमें, मतलब कि ऐसा है सच में क्या रहता है? एक्चुअली क्या ना, कोटा जो है ना उसकी वजह से टेंशन होता है ऐसा नहीं बोल सकते। टेंशन जो है वो बहुत इनसाइड वाला मामला है, साइकोलॉजिकल चीज़ है। ये नॉर्मली इतना डेप्थ में नॉर्मली लोग बात करते नहीं है ना, बात करते बोलते कोटा में प्रेशर हो गया या कोचिंग से प्रेशर हो गया। असल में एक तो अपब्रिंगिंग जैसे हो रही है आज के टाइम में, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। जैसे मान लो प्रेशर हम पे भी बहुत आता था, रोना आता था, कोटा के टाइम नहीं, उससे पहले की बात कर रहे हैं। घर से कई बार डांट पड़ गई, बहुत गुस्सा आता था कि यार क्या होगा, मेरे को क्यों बोला गया ऐसा। लेकिन हम उससे ना और इच्छा शक्ति सुदृढ़ हो जाती थी कि मुझे ना यार इस एनर्जी को ना नेगेटिव नहीं लेना, मुझे करके दिखाना है। लेकिन आज के टाइम में कॉमनली क्या होता है, बच्चे बहुत वीक बन गए हैं बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग ऐसी हो गई है, एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है, जिस कारण थोड़ी सी बात बोलते ही आंखों में आंसू आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेस ही हो गए, दुख में ही चले गए, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तो फर्क, टॉलरेंस बहुत कम हो गई है बच्चों में, तो वो ग्राउंड लेवल से ही वीक हो रही है। दिक्कत ये आ गई, पर्सनल टच जो है ना वो वीक हो गया है, पेरेंटिंग। तो उस कारण क्या है कि फिर बच्चा कोटा जाए, चाहे वो दिल्ली जाए, चाहे वो घर पे पढ़े, हर जगह वो प्रेशर ही फील करेगा। इवन वो कोचिंग ना भी करे, वो सिर्फ स्कूल करे ना, तो भी वो प्रेशर फील करेगा। वो छोटी सी बात पे बहुत टेंशन ले लेगा। किसी फॉर एग्जांपल टोंट कर दिया किसी ने, छोटा सा बोल दिया कि तेरे से नहीं होने वाला, किसी ने बोल दिया तू दिखने में अच्छा नहीं है, किसी ने बोल दिया कुछ, तो उस बुलिंग से हम परेशान हैं। हमारी पूरी बच्चा सब इसी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, इन छोटी छोटी बातों में। तो यानी वी नीड टू बी स्ट्रॉन्गर। तो हमें ओवरऑल ये रीज़न मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट अबाउट कोटा, कि कोटा से स्ट्रेस आता है। कुछ सिस्टम भी ऐसा बन गया है कि उस कारण बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते, जैसे कि कोचिंग सिस्टम, स्कूल भी देखो, कोचिंग भी देखो, तो वो सब करना हर एक के बस की होता नहीं है। पेरेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं कि बेटा अगर पोटेंशियल नहीं है फिर भी कोटा भेज दिया, तो वो सही नहीं है। तो वो टैलेंट जो है वो सही जगह चैनलाइज होना चाहिए। और भी पाथवेज होते हैं, जेईई के अलावा भी तो बहुत सारे पाथवेज हैं। तो कोटा इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ विद द पेरेंटिंग, प्रॉब्लम इज़ विद द सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वो सब सही होना चाहिए। अगर वो बेस सही होगा तो हमारे इंडिया का फ्यूचर सही होगा। इट्स नॉट अबाउट कोटा। ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर, मतलब आजकल ऐसा भी ऐसे बहुत अर्ली एज से, जैसे 7th क्लास हो गई, 8th क्लास हो गई, उससे मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को लाइक फाउंडेशन वगैरह जो स्कूल होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मतलब स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं। तो उसमें उस टाइम पे कम का तो चाइल्डहुड जो होता है, मतलब इसमें वो लोग थोड़ा बाकी चीज़ों को अपने ग्रो करते हैं, खेलते हैं, कुछ नई स्किल डेवलप करते हैं, तो वो सब रह जाता है। तो ऐसे में आप मतलब पेरेंट्स को और मतलब बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कुछ? देखिए, जो पेरेंट्स 7th 8th से या 9th 10th से तैयारी कराते हैं, प्राइमरी उनका पर्पस होता है कि बच्चे को एडवांटेज मिले। तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा करिकुलर का समय नहीं मिलता, क्योंकि 9th 10th में बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। नॉर्मली वहाँ पे भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, वो कोर्सेज इंटीग्रेटेड होते हैं प्राइमरीली। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो जेईई के साथ साथ बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे हैं। और अगर वो कर रहे हैं, बस पेरेंट्स को इतना ध्यान देना चाहिए कि बच्चे में वो पोटेंशियल है कि नहीं। अगर उसमें पोटेंशियल है, वो पहले से ही अगर तैयारी कर रहा है, तो उसको करनी चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है और अगर वो स्पोर्ट्स में एक्सेल करना चाहता है, ये थोड़ी कोई बोलेगा कि उसको 16 साल की उम्र में ही क्रिकेटर बनाओ। वो 7 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ही शुरू कर देगा। तो जो जिसमें पोटेंशियल अच्छा है, अगर वो हमने सही से पिक कर लिया, तो अर्ली एज से तैयारी करना कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उसके बाकी स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए, ताकि वो ओवरऑल भी मेंटली भी स्ट्रांग बने,
उसके बाकी स्किल्स भी इंप्रूव हो, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हो। ये नहीं हो कि सिर्फ बस उसको पीसीएम तो आता है लेकिन उसके अलावा उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है, उसको बाकी सब नहीं आता, उसको लाइफ का पर्पस नहीं पता, उसको मनी कैसे यूज़ करते हैं वो नॉलेज नहीं है, उसको बाकी स्किल्स भी आने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सर्वाइवल नहीं है। तो यही बोलना चाहूँगा कि 7th 8th से कराइए, लेकिन बाकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और उन्हीं को कराइए जिनके स्किल्स ऑलरेडी उस लेवल के हैं। मतलब देख सकते हैं कि मतलब बच्चा मैनेज कर पा रहा है तो ही मतलब उसको बिल्कुल, अगर उसमें पोटेंशियल है तो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे रिजल्ट डे जो होता है, जैसे जेई का निकलता है, वो सबके लाइफ में मतलब जो भी हम लोग एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए बहुत ऐसे मेमोरेबल सा होता है, क्रूशियल सा। तो आपका कैसा था रिजल्ट डे? रिजल्ट टाइम मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था। जब रिजल्ट आने वाला था उस पर मैंने वीडियोस भी यूट्यूब पे कई बार बनाए भी हैं, बच्चों को क्लास में भी बहुत बताया है कि रिजल्ट के दिन बहुत क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया था, स्क्रीनिंग हुआ था, मेंस नहीं हुआ था, उस समय 2 ऐसा पैटर्न था। फिर 2006 में जब मैंने क्रैक किया था आईआईटी तो वही सिमिलर दिन था, सुबह के टाइम एडवांस रिजल्ट निकालता था, है ना, क्योंकि रात के टाइम में तो लोग और टेंशन में होते हैं, तो सुबह सुबह निकालता था। तो वही सिमिलर दिन था। पिछले साल उस समय नहीं हुआ था, तो बहुत रोया था मैं सारा दिन, खूब आंसू बहे थे, क्योंकि आईआईटी एक ऐसा सपना ले लिया था कि करना ही है। तो अब टेंशन थी, डर था बहुत ज़्यादा कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत डर था। लेकिन तो वेट कर रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं जाके रिज़ल्ट देखने जाऊँ। तो मैंने पापा को और सिस्टर को, मेरी सिस्टर को, वर्षा को भेज दिया कि आप चले जाओ, आप रिज़ल्ट देखने चले जाओ। इंटरनेट एक्सेस घर पे नहीं था उस समय, ऑफिस में था पापा के, तो वहाँ चले गए थे। वहाँ जाके फिर वेट कर रहे थे, मम्मी और मैं वेट कर रहे थे। तो लैंडलाइन था, तो हमने बोला था कि जैसे रिज़ल्ट आए अगर अच्छा हुआ तो फ़ोन करना, नहीं आया तो आ जाना। तो वेट कर रहे थे कि फ़ोन आ गया तो मतलब हो गया। तो उससे पहले हमारा एक स्कूटर था उस समय घर में, तो स्कूटर की आवाज़ एक आती थी पर्टिकुलरली। तो मेरे दिमाग में 2 ही चीज़ थी कि या तो फ़ोन बजेगा या वो स्कूटर की आवाज़ आएगी। मुझे उस स्कूटर की आवाज़ आ गई। अब मैं एकदम से डिमोटिवेट और बिल्कुल ही मतलब कि दुनिया ख़त्म सी हो गई जैसे। लेकिन इन द मीन टाइम विद इन फ्यू सेकेंड्स फ़ोन बज गया। मेरे को फील आ गई थी कि अब हो गया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी सिस्टर ने बोला, आज भी मुझे याद है कि विन्नी तेरी रैंक ये है, 2419 थी मेरी उस समय रैंक, और मेरे लिए बहुत अच्छी थी उस समय के लिए। मैं ऑनेस्टली बताया, बस वेरी हैप्पी कि सही है, बढ़िया है, लास्ट भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं, ठीक है यार। मेरे को ये नहीं था कि हाँ 500 आए 400 आए, ठीक है, मतलब टॉप आईटीज़ में हो रहा है, बहुत है। तो बस उसके बाद सीधा सबसे पहले प्रभु को मंदिर में जाके ऐसे थैंक यू बोला, चलो जो सोचा था, जो पिछली बार फेलियर देखा था, अब सक्सेस मिली। सबसे मेन तो था इस समय पापा मम्मी का चेहरा देखना, आपकी सिस्टर का चेहरा देखना बहुत इंस्पायरिंग होता है, और वो बाद में कभी नहीं दिखेगा आपको इन जनरल। बाद में आप लाइफ में कुछ कर लो, मैं आपको आज बता देता हूँ, मतलब मैं लाइफ में आगे जाके बहुत कुछ कर लिया, हो जाता है, मतलब मैंने क्या कर लिया, हो गया जो भी होना था। आप सक्सेस अचीव कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो तो आपके सैलरी पैकेजेस बहुत बढ़ जाते हैं, आप एज अ बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत सक्सेस मिलती है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। पर उनमें कभी भी वो आंखों में जो खुशी दिखती है ना उस समय की, क्योंकि उससे पेरेंट्स को पता क्या दिख जाता है, मैं भी फील कर पा रहा हूँ वो बात आपको बताते हुए, कि उनको दिख जाता है कि यार अब इसका करियर, इसकी लाइफ सॉर्टेड है और हमारी जिम्मेवारी एक तरह से ख़त्म हो गई, यहाँ पहुँचा दिया हमने, पहुँचा दिया। तो वो फीलिंग उनकी आंखों में दिखती है, उसमें खुशी के आंसू भी आते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं कि यार देखो, जिसको हमने बचपन से ऐसे देखा, ही हैज़ डन समथिंग इन हिज लाइफ। तो वो जो दिन होता है वो बहुत ही मेमोरेबल होता है। फिर वो कितने प्राउड होते हैं, जैसे आज भी आपसे मैं शेयर करूंगा ये फीलिंग कि आईआईटी रुड़की पहले भी 1-2 साल 3 साल पहले भी कई बच्चों ने बुलाने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया, पर अभी मैं आ पाया, इट्स एन ऑनर। लेकिन पापा मम्मी फॉर्चुनेटली मेरे साथ आए हुए हैं, एंड दे आर हियर एंड आई नो दे आर रियली प्राउड ऑफ इट, दीज मोमेंट्स। तो मुझे याद है अभी की फीलिंग कि अभी मैं, जब हम आ भी रहे थे अभी गाड़ी से, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, तो बोर्ड पे फ़ोटो लगी है ऑब्वियसली, तो उस पर पापा मेरे को दिख रहे थे, उनको नहीं पता था कि मैं वहाँ हूँ, तो फ़ोटो खिंचवा रहे थे वहाँ पे उस बोर्ड के साथ। तो नाउ दे डोंट एक्सप्रेस दैट मच, क्योंकि अब नाउ दे सी समबडी एज अ मैच्योर गाय, कि अब इसको अगर ज़्यादा मोटिवेट कर दिया तो शायद ये स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि अब लाइफ इज़ मच मोर, अब और भी लाइफ फास्ट हो गई है। हाँ, अब प्रेशर ऑनेस्टली बताऊं पहले से 10x है। आज आपको सामने जो इंसान दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बहुत कुछ होता है जो देखना होता है।
तो पेरेंट्स जो हैं वो आज अलग तरीके से प्राउड फील करते हैं कि जिस कॉलेज में आपने इतने साल बिताए, वहाँ पे आप वापस आते हो, बच्चों से इतना प्यार मिलता है। ऑनेस्टली मतलब इट्स सो ओवरवेलमिंग, मेमोरेबल, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो मैंने रिजल्ट से अभी कल दिन लिंक कर दिया, बट इट्स सो इमोशनल एंड इट फील्स सो गुड। रिजल्ट है तो मेरा भी ऐसा ही था। तो ऐसे एक दो ये जेई का रिजल्ट होता है, एकदम से बताते हैं कि ठीक है आज रिजल्ट आने वाला है। तो मैं सुबह सुबह उठा और मैंने देखा कि भाई रिजल्ट आने वाला है। अब मैं बैठा हूँ, मैं दादाजी को लेके आया मेरे कंप्यूटर वाले रूम में। मैंने कहा कि मैंने पेज खोल दिया, मैंने कहा रिलोड करते रहना, जब मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पर पेज पे। मैंने कहा रिलोड करते रहना, जब खुल जाए मेरे को बता देना। मैं उनको बैठा के भाग गया वहाँ से, और वो 5 मिनट 10 मिनट बाद वो ठीक से रिलोड हुआ और रैंक पेज खुल के ही उनकी आवाज़ आई कि काना रिजल्ट आ गया। और मेरे हक्के वक्के, मैं पता नहीं क्या हुआ, पसीना छूट रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। और मैं आगे देखता हूँ स्क्रीन पे रैंक आई हुई है और सबके चेहरे ऐसे कि भाई हो गया, लड़के ने कर दिया। तो मतलब वो वाला बहुत अच्छा ऐसे मेमोरेबल डे होता है। बिल्कुल, बहुत ही मेमोरेबल डे होता है। और लेकिन इसके साथ साथ लाइफ में ना ये जो डेज आते हैं ना, हमेशा इसके बाद, इससे पहले या इसके बाद बहुत बार सेटबैक्स होते हैं तरह तरह के लाइफ के। नॉर्मली बच्चों को बस मैं यही कहना चाहूँगा सभी को कि जो IITs में हैं अभी या कहीं और भी हैं, लाइफ में सेटबैक मिलेंगे। कुछ बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर तो IIT में नहीं पहुँच पाएंगे या सेटबैक्स मिलेंगे, या IIT में जाने के बाद भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो शुरू में अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, किसी को स्टार्टअप करेगा फेल हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन याद रखना हमेशा ये सत्य है कि जो फेलियर है ना, उसमें अगर आप गिव अप नहीं करोगे और आप इफ़ यू लर्न द लेसन जो वो आपको सिखा रहा है, आपको इतना स्ट्रांग बना देगा ना वो। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है ना हमेशा वो कोल का, कि कोल ही डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। वो भी कार्बन ही है, डायमंड भी कार्बन ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल जो नहीं हुआ वो कौन है? डायमंड। तो जितना प्रेशर लाइफ में आएगा ना, जो भी सेटबैक आएगा, जो भी नेगेटिविटी आएगी, जितना भी आएगा, उसको जो फेस कर जाएगा और फेस करके आगे निकल जाएगा, वो जो इंसान बनेगा। जो आपको यहाँ पैनल में दिख रहे थे, जो लोग दिख रहे थे, सब लोग इस तरह से तराशे गए हैं। भगवान उनको तराशता है, उनके पीछे के सेटबैक दिखाई नहीं देते। सबके देखना, हमको लाइफ का बिल्कुल फ्रंट पार्ट दिखता है, उसका बैकएंड नहीं दिखता कि बैकएंड पे कितना वर्क किया है। जैसे कि ऐप में UI UX का वर्क, फ्लैशीपन बाहर दिखता है, लेकिन बैकएंड में जो कोड हुआ है सारा परफॉर्मेंस उसी से आ रहा है। तो बैकएंड बहुत मैटर करता है, उसको स्ट्रांग करिए। सेटबैक्स जो हैं उससे बहुत जल्दी डिमोटिवेट होने का नहीं, लर्न द लेसन बस। हमेशा देयर इज ऑलवेज अ होप, हमेशा होती है होप, कितना भी सेटबैक लग जाए। सर लाइक जैसे फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, तो सेकंड और थर्ड ईयर किस तरीके का था आपका कॉलेज में? देखो ये तो बहुत बड़ी जर्नी है सेकंड थर्ड में और आगे। लेकिन हाँ, मैं अगर ब्रीफ में बोलूँ तो सेकंड और थर्ड अगर हम सेम की बात करें तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आनी शुरू हुई थी। कैंपस को थोड़ा समझ गए थे कि कैंपस में कहाँ पे क्या क्या है। पहला सेम तो ऐसे, सेकंड सेम में थोड़ा सा बिगड़ना चालू हुआ था मेरा तो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे। तो उसमें ऐसा हुआ कि पर्सनैलिटी और डेवलप करनी है, ऐसा कुछ फील हुआ। क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप था ऑनेस्टली बताऊँ तो। जैसे मैं अभी जितनी बातें कर रहा हूँ, मैं सेकेंड ईयर के बाद से ही बात करना काफ़ी शुरू कर दिया था। तो वो डेवलप करने के हिसाब से मुझे किसी ने कुछ सजेस्ट किया कि ये करो वो करो, लोगों से लो, ऐसा करो वैसा करो, तो थोड़ा बिगड़ना शुरू किया था। जैसे एक सीनियर थे, वो फोर्थ ईयर के सीनियर थे, उन्होंने बोला कि, मैंने बोला पार्टी पार्टी पार्टी, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट हो गई थी। फर्स्ट ईयर वाले तो सब बच्चे भूखा पेट से घूमते रहते हमेशा, लाचार बीमार, कि कोई पार्टी दे सीनियर, कोई चापो दे दे। तो उन्होंने बोला पार्टी एक ही शर्त पे दूंगा मैं, जब तू ड्रिंक करेगा, है ना। अब ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि मैं तो मतलब नेवर। तो इस तरह के फिर इंसिडेंट हुए, मैं सारे तो क्या ही बताऊँ। तो फिर आगे आगे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए तरह तरह के। फिर ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस, आसपास एक्सप्लोर करने के एक्सपीरियंस, ऋषिकेश जाने के, ऋषिकेश के अलावा गंगोत्री जाने के, गंगोत्री धाम जाने के, अपने आसपास एक्सप्लोर करने का इतना कुछ है। तो आई वॉज मोर इनटू एक्सप्लोरेशन। और एक और बड़ा गेम चेंजिंग सेकंड सेम में हुआ था मेरे साथ, कि सेकंड सेम में व्हाट हैपेंस इज कि मैं पढ़ पढ़ के थोड़ा सा बोर हो गया था कि यार यही करना है कि यहाँ पे भी, मतलब जेई की तैयारी कर रहे थे, अब यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो मेरे को थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था। तो मेरे साथ कुछ क्या हुआ कि वही प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था, तो सीनियर्स बैठे थे कई सारे, और हम बेशर्मों की तरह फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, हम पूछ रहे हैं कि सर आपका कितना पैकेज लगा, आपका कितना, तो बेशर्मी है। पर वो भी अब क्या बोले, मना तो कर नहीं सकते। तो वो बता रहे हैं कि हमारे, फिर हम उनसे पूछ रहे हैं आपका CGPA कितना था। तो एक बता रहा है कि सर मेरा तो वो एक बता रहा है 7.2 था, एक बोल रहा है 8.1 था, और उनका पैकेज बोल रहे हैं।
एक बोल रहे हैं मेरा 5.4 था और उनका पैकेज हाईएस्ट। अब मैं हैरान रह गया, मैंने कहा इनका काम सबसे अच्छा है, इनका पढ़ाई भी नहीं किया और CGPA सबसे कम है और इसके अलावा ये मुझे तो यही करना है। सही मुझे क्लिक हुआ। मैंने पूछा आपने क्या किया, कौन सी कंपनी प्लेसमेंट हुआ? तो वो एजुकेशन फील्ड में गए थे। वहाँ से उनका पैकेज उस समय हाईएस्ट लगा था। मैंने कहा ये बढ़िया है यार, इसमें तो मुझे पूरी 3 साल पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं सभी को नहीं बोल रहा कि ऐसा करो, पर मुझे ऐसा क्लिक हो गया कि यार मेरे लिए सही है, मैं एक्सप्लोर भी कर लूँगा और मुझे मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी और मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ ही, मतलब मुझे पता था कहीं ना कि मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है। तो वो मेरे लिए काफ़ी गेम चेंजिंग हो गया। मैं आई वॉज देन मोर इनटू एक्सप्लोरिंग द हिमालयाज, एक्सप्लोरिंग द कॉलेज लाइफ मोर एंड दैट्स इट। ये चलता रहा, फिर पढ़ाई कम रही। सर फिर मतलब आपने उस टाइम डिसाइड तो कर लिया चलो ठीक है टीचिंग में बनाना है, बट फिर प्लेसमेंट्स का टाइम कैसा था आपका? प्लेसमेंट्स का टाइम पहले तो मुझे क्लियर था कि मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है। अब प्लेसमेंट में तो बैठना है ना, तो प्लेसमेंट में बैठ गया था मैं और प्लेसमेंट में जॉब भी लग गई थी मेरी, सिविल में लग गई थी। देयर वाज अ कंपनी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वहाँ जॉब लग गई थी। लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कैंपस मेरा प्लेसमेंट एक दिल्ली बेस्ड कंपनी में हो गया था हमारी फील्ड में। तो वहाँ फिर मैंने जाना डिसाइड किया क्योंकि वहाँ का सैलरी पैकेज जो यहाँ मिल रहा था उससे लगभग 1.5 गुना था, प्लस मुझे इंटरेस्ट भी था। तो मैंने कहा यार दोनों चीज़ें हो रही हैं, मज़ा भी आएगा और फ्यूचर भी उसमें ब्राइट दिख रहा है। सिविल में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, मैं उतना पढ़ाई भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा छोड़ो यार उसी में चलते हैं। और मैं कॉलेज के साथ साथ भी आई वॉज इनटू टीचिंग, मैं पार्ट टाइम पढ़ाता था और नोट्स भी बनाता था, क्वेश्चन पेपर भी बनाता था, उससे कुछ पैसे मिल जाते थे। तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ आई केप्ट ऑन डूइंग। सर फिर वो दिल्ली वाला जो स्टार्टअप था मतलब जिसमें आपने काम किया, वो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? वो कैसा? बहुत अच्छा था। दिल्ली में आई वॉज इनटू अ वेरी हाईली एस्टेब्लिश्ड कोचिंग। आपने VMC का नाम सुना होगा, विद्या मंदिर क्लासेस। तो उनका देयर वाज अ कोलैबोरेशन विद सम IIT स्टडी सर्कल, तो आई वाज इनटू दैट एंड फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू टीच विद द टॉप मोस्ट फैकल्टीज देयर। तो पढ़ाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सीधा ही। आई वाज नेवर अ ट्रेनी, क्योंकि मैंने पहले ग्राउंड वर्क किया हुआ था ना, तो मुझे जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसलिए कह रहा था मैं सभी से, आप सबसे, कि भाई आप पहले से अगर थोड़ा चूज़ कर लो ना, सही चीज़ को पकड़ लो, पहले एक्सप्लोर जल्दी कर लो, है ना। स्टीव जॉब्स क्या बोलते हैं, स्टे फुलिश स्टे हंग्री। तो उसका मतलब क्या है कि भाई जल्दी से एक्सप्लोर कर करके समझ के फेल हो जाओ, ताकि जल्दी समझ लो कि यार मेरे लिए सही क्या है, उसको पकड़ के बैठ जाओ। तो पुराना ग्राउंड वर्क आपको बहुत एज देता है, बहुत ज़्यादा। मुझे टाइम नहीं लगा, तो पहला साल बहुत मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, फिर कोटा जाके मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। सर फिर जैसे आपने एजुकेशन फील्ड तो चुनी थी, फिर IAS की तरफ कैसे आप शिफ्ट हुए? मैंने बताया था जैसे कि मेरे पापा जो हैं वो IIT रुड़की में डिप्टी रजिस्ट्रार भी रह चुके हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग रहते हैं, जो खुद एक ऑफिसर रह चुके होते हैं, तो उसमें मैक्सिमा जो होता है वो IAS IPS होता है। और मुझे भी लगा शायद सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दूसरा स्टोरी उसमें ये था कि उस साल जब नोटिफिकेशन आया तो ऑप्शनल 2 की बजाय 1 सब्जेक्ट हो गया, और मैं केमिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ा रहा था। तो मुझे लगा यार चलो तैयारी क्यों नहीं करते, कर सकते हैं। तो मैं फिर तैयारी शुरू कर दी, बस। बहुत जोशीला वैसा था, मतलब कि एकदम से आया? हाँ, मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा यार केमिस्ट्री तो ऑलरेडी है ही, मुझे सिर्फ जनरल स्टडीज़ करना है, तो कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा। सर फिर हाउ डिड गो IAS वगैरह का कैसा था फिर? वो बड़ा चैलेंजिंग था। उस समय मैं पढ़ा भी रहा था, मतलब मैं बताऊं तो उस समय 4 क्लासेस मेरे को रोज़ लेनी थी। तो 4 क्लासेस अगर आप लोगे तो लगभग 7-8 घंटे उसी में चले जाएंगे। तो दिन में बहुत कम समय मिलता था, उसी में मैं तैयारी करता था और बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता था। मेरी मदर मेरे साथ उस समय रहती थी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था कि मेरा रूटीन बहुत अच्छा रहता था। तो 5-6 घंटे में पढ़ लेता था, 8-9 घंटे में 7-8 घंटे में पढ़ा लेता था बच्चों को। तो पूरा 14-15 आवर्स का रूटीन था एवरी सिंगल डे, और वो चलता रहा। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स का ही था कि प्रीलिम्स ही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब प्रीलिम्स मेरा बहुत अच्छे से निकल गया था, मुझे पहले ही पता लग गया था कि यार बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। तो फिर था कि मेंस चलो ट्राई के लिए देते हैं, फिर मेंस भी अच्छा हो गया, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया पहली बार में, तो लक भी अच्छा था। फिर इंटरव्यू टाइम में थोड़ा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया ऑन वेरियस थिंग्स, तो वहाँ पे जाके फाइनली वो जर्नी खत्म हो गई। तो फिर आपको लगता है कि यार थोड़ा उस टाइम पुश मारा था तो IPS मतलब ऐसे नहीं, मतलब मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता है, क्योंकि मुझे अंदर से उस समय कॉलिंग थी कि मेरे को जाना है, लेकिन बाद में मुझे ऐसा हो गया था कि यार IAS बनना क्यों है। तो मुझे उसका जवाब अंदर से मिल नहीं रहा था कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि IAS ऑफिसर्स के ऊपर है पॉलिटिशियंस और उनके ऊपर है कॉर्पोरेट। पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो कॉर्पोरेट के उससे डिसाइड होती है, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करती है
और उनके बेसिस पे पॉलिसी डिसाइड होती है। और आईएएस ऑफिसर जो है वो भी अच्छा काम करता है, लेकिन वो एक दायरे को, जो पॉलिसीज़ बन गई है उनको इम्प्लीमेंट करता है, प्लस पॉलिटिशियंस का बहुत उसको देखना पड़ता है, किस पार्टी से एफिलिएशन है, किससे नहीं है। तो मैंने कहा इस प्रेशर में काम करने की बजाय लेट्स बी इनटू द कॉर्पोरेट में इतने टॉप लेवल पे जाओ कि आप पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सको। तो उससे फिर मेरे को लगा कि यार चलो ये करते हैं, लेट्स डू द बिगर थिंग। सर वैसे इसके बाद आप जैसे वाइब्रेंट में आपने पढ़ाया 5-6 साल, फिर आप एचओडी वगैरह थे, तो वो टाइम कैसा था आपका 5? यार वो बहुत अमेजिंग टाइम था जब मैंने लगभग कितने साल, अराउंड 6 to 7 ईयर्स तो वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ाया था। फिर 2 साल मैंने बंसल क्लासेस में एज ए एचओडी पढ़ाया था वहाँ पे टॉप बच्चों को। तो उसमें पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। पहले 6-7 साल वाइब्रेंट एकेडमी में मुझे हर वैरायटी के बच्चे मिले, बहुत टॉप लेवल के बच्चे भी थे, एवरेज भी थे, बिलो एवरेज भी थे। तो हर तरह के पढ़ाने में अलग अलग टेक्निक बनानी थी। एवरेज बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग था, क्लास में ज़्यादा एंटरटेनिंग था। जो टॉपर्स थे उनको पढ़ाने में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा चाहिए था उनको। तो एक एक क्लास में जब पढ़ाते हो ना आप, 100-150 बच्चा, 200 बच्चा बैठा होता है, तो आपको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इंटरैक्टिव बहुत होता है। तो क्लास के उस वाइब्रेशंस में पढ़ाने का मतलब खुद के स्किल्स बहुत डेवलप हो रहे थे और मज़ा भी बहुत आ रहा था। क्लास के बाद बच्चों से इंटरेक्शन होता था, तो सारा दिन कैसे निकल जाता था पता नहीं लगता था। और फिर घर पे तैयारी करना, कंटेंट प्रिपेयर करना, फिर क्लासेस लेना, कंपटीशन भी होता था। डिफरेंट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो उसमें कंपटीशन भी होता था, लेकिन उसमें मज़ा आता था। उसी में स्किल्स बहुत डेवलप हो जाते थे। तो कोटा में उन 5-6 साल में ही अप्रॉक्सीमेटली मैंने लगभग 10,000 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया, अलग अलग बैचेस मिला के। तो वो बड़ा मज़ा आता है, फ़न था, बहुत फ़न था। फिर बंसल क्लासेस में मुझे टॉप बैच मिला, क्योंकि वाइब्रेंट में तो टॉप बैच मिल नहीं पाता था, वहाँ तो जो डायरेक्टर्स थे वो पढ़ाते थे। बंसल में आई गॉट द टॉप बैच। तो वहाँ जो पूरा बैच था वो बहुत अच्छा था। तो उसमें पढ़ाने में एक्सपीरियंस जो है कंटेंट का नेक्स्ट लेवल पहुंच गया। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये सारे जो फैक्टर्स थे, इससे टीचिंग एबिलिटी बहुत बढ़ गई और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। सो जैसे एचओडी बंसल में आपने 2017 से 2019 के अराउंड पढ़ाया है, एंड उसी टाइम में आपने एटीपी स्टार भी मतलब तो वो एक साथ कैसे मैनेज किया फिर आपने? एटीपी स्टार जो हमने स्टार्ट किया, जो मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली उसका पर्पज़ यही था कि कोटा की जो एजुकेशन थी वो एजुकेशन देश भर में अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही नहीं थी। तो मुझे लगा यूट्यूब के थ्रू बच्चों को वो कंटेंट क्यों ना प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो उनको मिल जाए, पहले तो कंटेंट ही नहीं था उस समय, तो मुझे लगा यार हम लोग करेंगे, नहीं तो कौन करेगा। मैं काफ़ी खान अकेडमी से इंस्पायर्ड था, आपको पता होगा। हाँ खान सर पता। खान अकेडमी तो आई थॉट कि यार खान अकेडमी बनते हैं इंडिया का और सबको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे स्टार्ट किया था। तो इट स्टार्टेड विद द यूट्यूब चैनल ओनली। तो चाहे बंसल चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, पर एटीपी में मतलब पर्पज़ यही था कि सब बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले कोटा लेवल की। तो उससे स्टार्ट किया हम लोगों, मतलब मैंने सबसे मेन वही था। हाँ, फिर बच्चों के कमेंट्स इतने अच्छे आने लग गए कि यार सर आपका कंटेंट चाहिए, इतने अच्छे। फिर और मोटिवेशन मिलता था कि और कंटेंट बनाओ और बनाओ। मैंने वाइब्रेंट एकेडमी छोड़ा भी इसीलिए था, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि आप चैनल नहीं चला सकते थे, यूट्यूब चैनल। पर मुझे लगा कि यार कोई मना कर रहा है यूट्यूब चैनल के लिए, तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो और मुझे बच्चों से इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते थे, तो इसलिए फिर मैंने वाइब्रेंट एकेडमी छोड़ दिया। और बंसल क्लासेस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से कि मैं एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई इट वाज गुड फॉर मी। तो वहाँ पे इसलिए मैंने काम किया। फिर सर आपका ओपिनियन क्या, लाइक एटीपी स्टार और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है इसमें, लाइक व्हाट डू यू थिंक ही सेट्स अपार्ट एटीपी? आई थिंक द मेन डिफरेंस बिटवीन एटीपी स्टार एंड ऑल अदर कोचिंग्स, कुछ और भी होंगे जिनमें ये माइंडसेट है, बट द फंडामेंटल डिफरेंस इज द थॉट प्रोसेस जिससे एटीपी स्टार बना है। प्राइमरीली एटीपी स्टार इज मेंट फॉर ऑल द किड्स। एटीपी स्टार का जो फुल फॉर्म है उसमें स्टार इसलिए आया है, एट एटीपी स्टार हर स्टूडेंट हमारे लिए स्टार है। तो वो जो फीलिंग है हमारी हर बच्चे के लिए कि हर बच्चे को कुछ इम्पैक्टफुल किसी अच्छे लेवल पे पहुंचाना है, दैट डिफरेंशिएट्स। बाकी सब जगह क्या होता है, जो टॉपर्स है बस उन्हीं को दिखाया जाता है। हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। वी वांट कि हर बच्चे को एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिले, मेंटरशिप मिले, ताकि वो अपना पोटेंशियल अचीव कर सके। ऐसा ना हो सिर्फ कि जस्ट टॉपर्स को दिखा दिया और बाकी हम एवरेज बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो दैट्स द मेन डिफरेंस, दैट एटीपी स्टार इज मेनली फॉर ऑल द किड्स, नॉट जस्ट टॉपर्स। हाँ सर, ऐसे अभी जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या लाइफ में आगे करना क्या है, वो चूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम। बिल्कुल, जैसे आईटी रुड़की का कल्चर बोलते हैं, यहाँ पे कोडिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बट अभी इस साल ईयर में थोड़ा सा रिसेशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ।
बट बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि यार मैं प्रैक्टिकल करियर चुनूँ या मैं मेरा पैशन फॉलो करूँ। हाँ, तो मतलब वो चीज़ कैसे चूज़ करें, उसमें आप कैसे बच्चों को गाइड करें? इसमें आई थिंक थोड़ी देर पहले हमने बात की भी थी कि यहाँ पे आपको अगर करियर चूज़ करना है, बच्चे जो भी IIT वाले बच्चे देख रहे हैं, जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे देख रहे हैं इसको, अगर आपको करियर चूज़ करना है तो जो लेटेस्ट हॉट चल रहा है ना, उसको डायरेक्टली मत चुनें। पहले आप अपना पैशन देखिए कि आपके स्किल्स किस चीज़ में है। कई बार हमारे कुछ फंडामेंटल स्किल्स होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी स्किल्स हमारे अच्छे हैं, या हमारे कोडिंग के स्किल्स अच्छे हैं, या हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ स्किल्स अच्छे हैं, आई एम गुड विद मनी। तो हमारे स्किल्स जो हैं उससे आइडेंटिफाई करिए कि कुछ जो ट्रेंड आने वाला है, फ्यूचर का देखिए, आज का नहीं, 5 साल बाद क्या आने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो आपका जो पैशन है अगर वो अपॉर्चुनिटी से मिक्स हो जाएगा, वो डेडली कॉम्बो होगा, उसको चुन लीजिए। उसमें 2-3 चीज़ें ट्राई करिए, कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। और इसमें आप ऑल इन चले जाइए, सिर्फ सोचते मत रहिए। बहुत बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम सोचते रहते हैं ये करूँ करके देख ले भाई, अच्छा रहेगा। दूसरा, रैट रेस में मत फंसिए, सुनते मत रहिए, खुद से एक्सप्लोर करिए। आज के टाइम में पॉडकास्ट के थ्रू इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, हर तरह की नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो पहले आप सीनियर्स पे बहुत डिपेंडेंट होते थे, आज के टाइम नहीं हो। आप अपना नॉलेज लीजिए, बुक्स को पढ़िए, ऑल इन जाइए, एक्सप्लोर करिए, यू विल फाइंड द वे। अपने आप से रास्ता मिल जाएगा, हर चीज़ का मिल जाएगा। सर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड CEO ऑफ सच एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होंगी। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट, और आपको कैसा लगता है वो करते टाइम कि यार? बहुत ही अमेजिंग लगता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, पीपल मैनेजमेंट करनी होती है, स्ट्रैटेजी बनानी होती है, अकाउंट्स देखना होता है, कंटेंट क्रिएट करना होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन एज ऑर्गेनाइजेशन स्केल होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं। तो जो टीम आपके साथ काम करती है, अगर आप उसको मोटिवेटेड रखते हो, उसको सही गाइडेड रखते हो, सही से कंपनसेट करते हो, तो दे डू सो मेनी थिंग्स फॉर यू कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल जाती है। तो इट्स चैलेंजिंग बट बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हम एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं थोड़ा और बड़ा रोल होता है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे होते हो, अपने स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हो, यानी कस्टमर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हो, सबकी लाइफ से इम्पैक्ट कर रहे होते हो। तो जितना आप ऊंचे लेवल पे जाओगे, यू इम्पैक्ट मोर एंड मोर पीपल। तो आपको अपने स्किल्स उतने ही ज़्यादा डेवलप करने पड़ेंगे और बेटर करने पड़ेंगे। सर, जैसे ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो उनको आइडिया आ रहता है, बट वो सोचते हैं कि यार इतना टाइम लगेगा, कैसे मैनेज होगा, ये होगा वो होगा। लाइक जब उनका मॉडल, कोई बिजनेस मॉडल है, वो ऐसे मार्केट में उतारने से पहले वो सोचते हैं कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसे जब वो घबराहट वाला फेज होता है कि करना है नहीं करना है, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपको क्या एडवाइस? देखो, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनको छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, बहुत बड़ा नहीं सोचना चाहिए। मतलब बड़ा विजन लें, लेकिन जो स्टेप्स लें वो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके ट्राई आउट कर लें, और उनमें फेल हो जाएंगे, कुछ सीख लें उससे। कुछ बड़ा करने की सोचेंगे ना सीधा ही, तो उसमें डर भी बड़ा होगा। छोटा करो, डर भी कम लगेगा, आगे बढ़ो, उससे सीखो। दैट इज़ द बेस्ट वे। और एंटरप्रेन्योर्स में पैशन अगर अच्छा है, यानी उसके दिल के बहुत करीब है, तो उसको करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेके जल्दी से, स्पीड से चलना चाहिए। दैट वुड हेल्प देम। और दैट इज़ द वे। और कॉलेज इज़ अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि कॉलेज में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एज एन एंटरप्रेन्योर अगर हम बाद में कुछ करने की कोशिश करते हैं, जॉब के बाद मुश्किल होता है। जैसे मुझे बहुत चैलेंजेस आए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत कुछ होता है। तो इट इज़ बेटर टू फेल अर्ली। तो एंटरप्रेन्योर्स को यही है कि पहले जल्दी कर लो, अच्छा कर लो। तो सर, जब आपको ATP स्टार फाउंड करने का था, तब आपने कैसे थे, लाइक व्हाट वाज द स्टेप 1 की सीधा वीडियोस वगैरह डाल दिया, फिर क्या किया था? पहले तो पर्पज़ यही था कि यूट्यूब चैनल पे ऑडियंस क्रिएट करते हैं, उनको कंटेंट देते हैं, बच्चों तक पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद उनके लिए कोर्सेज तो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से तो लगातार बच्चा ज़िंदगी भर तो पढ़ेगा नहीं। अगर उसको सिंसियर पूरे साल पढ़ना है तो दे नीड गुड कोर्सेज, ऑर्गेनाइज कोर्सेज। तो साथ साथ हमने कोर्सेज के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी लर्निंग ऐप है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके लिए प्लान करना शुरू कर दिया, उसको बनाना शुरू कर दिया, एंड ऐसे ग्रेजुअली बढ़ता गया। पर लेकिन ऑडियंस क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। कुछ भी करना है, आज सब लोग वही कर रहे हैं, ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, देन दे पुट इन समथिंग। सर बिल्कुल, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, लाइक मैं तो खुद ही बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी थोड़ा एक स्टार्टअप पे काम कर ही रहा हूँ, सो इट्स ऑन गोइंग। तो हमने पिच वगैरह भी किया है, सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करोगे, बी कॉन्फिडेंट, ट्राई प्रॉपरली, और खुद का पैसा थोड़ा सा लगा के देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का पैसा जब हम लगाते हैं, 1000 रुपये, 2000, 1 लाख, 50,000, कुछ भी, उससे ही सीखने को मिलता है। हम सीधा फंडिंग के पीछे ना पड़े। नॉर्मली स्टार्टअप में एक सबसे बड़ी आजकल जो बताना चाहूँगा वो ये कीड़ा आया हुआ है कि फंडिंग इज़ द वे। नहीं, फंडिंग इज़ द वे टू स्केल। लेकिन अगर आपको पैसा, रियल पैसा बनाना है, तो आपको पैसा बनाना आना चाहिए।
आपको 10,000 रुपये लगा के, 1,000 रुपये लगा के उस पर 500 रुपये का प्रॉफिट जब कमाना आएगा, तब जाके ही आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे। सिर्फ फंडिंग लेके नहीं बनोगे। आप देख लो कितने सारे फंडिंग के एग्जाम्पल आज के टाइम में है जो बबल हैं, बर्स्ट हो गए, जो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। तो आपको पहले प्रॉफिटेबल बिजनेस करना भी आना चाहिए, नॉट जस्ट कि बस पैशन में घूम रहे हैं, फंड ले आए, लेकिन आप पैसा नहीं बना पाओगे, ना वैल्यू क्रिएट कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अनलेस यू क्रिएट रियल बिजनेस। सो फोकस ऑन क्रिएटिंग द रियल बिजनेस रेदर देन जस्ट बबल कि जल्दी से फंडिंग ले आते हैं, मिलियनेयर बन जाते हैं, फ्लैशी लाइफ होगी हमारी। नहीं नहीं नहीं, वाट लग जाएगी आपकी। सबको शॉर्टकट चाहिए। हाँ, शॉर्टकट इज नॉट द वे, इज नॉट द वे। सर जैसे मैं आपका चैनल देख रहा था द ट्रुथ शो, तो उसमें एक एपिसोड था सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, तो उसमें आपने कुछ मैसेज देने की कोशिश करी थी, तो वो एक बार बताएंगे ब्रीफ में आप ही? मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि जो लाइक आई एम वेरी क्वाइट डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड मेरा मेन पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, ओवरऑल बात इतनी सी है कि ये जो चल रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, ये तो एक्चुअली ना जाने कितने लाइफ टाइम से चल रहा है और चलता रहेगा जो भी चल रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन इवेंचुअली पर्पस क्या है? क्या पर्पस सिर्फ हमारा इतना है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर लें, नाम हो जाए, हेल्थ अच्छी रहे? क्या सिर्फ यही है? क्योंकि ये भी सब खत्म हो जाएगा व्हेन वी डाई, इट इज़ अ ट्रुथ। तो हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि अरे यार बस अभी के लिए हो जाए। तो हमें हायर पर्पस अपना समझना चाहिए कि हमारी जो लाइफ मिली है, हमें ह्यूमन बॉडी जो मिली है, क्यों मिली है, व्हाट इज द रियल पर्पस, एंड फॉर दैट वी शुड वर्क। हमको ये जो पर्पस है जो अभी चल रहा है, ये सेकेंडरी होना चाहिए। हमें रियल ह्यूमन लाइफ का पर्पस समझना चाहिए कि हम आए क्यों हैं, बिकॉज एवरीथिंग एल्स विल पैरिश। दिस बिल्डिंग, एवरीथिंग इन लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एवरीथिंग विल पैरिश, दिस बॉडीज विल पैरिश। तो क्या रहेगा, क्या बचेगा? कुछ है जो बचेगा? तो वो रियल आंसर्स हमें पूछने चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल थीम, फंडामेंटल पॉइंट विच आई वांट टू मेक वेरी क्लियरली कि एवरीबडी शुड एस्पायर फॉर दैट। लेकिन नॉर्मली सब लोग क्या सोचते हैं कि वो ढूंढना द रियल आंसर एंड दिस सक्सेस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ऐसा नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप उसको पकड़ लोगे तो ये जो करंट करियर पाथ है, ये आपको और भी फुलफिलिंग लगेगा, आप कभी डिप्रेस नहीं होगे, क्योंकि आप रियल जो आंसर्स हैं, ह्यूमन लाइफ के रियल पर्पस है, उसमें तो आप यू आर इनटू इट। उसके साथ साथ यू विल फील मोर हैप्पी, मोर इन्वॉल्व्ड इन एवरी सिंगल थिंग यू डू, एंड यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। सक्सेस आपका फाइनेंशियली मान लीजिए 100 रुपये भी हैं, किसी के पास 1000 भी हैं, लेकिन 100 वाला अगर ज़्यादा हैप्पी है तो दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। तो दैट इज द मेन थिंग कि फाइंड डीपर कनेक्ट कि है क्या भाई, चल क्या रहा है। शॉर्ट टर्म प्लेजर से अच्छा है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ढूंढो। हाँ, इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस इन फैक्ट। हैप्पीनेस भी इस संसार में कुछ समय मिल गई तो उसके बाद क्या, व्हाट हैपन्स, वो डीपर क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम बाबा बन जाएंगे, या बाबा बनना आसान नहीं होता है एक्चुअली। जो रियल सेंट्स होते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन टू फाइंड डीपर क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट यार। हम रोबोट थोड़ी है। ये सब चल रहा है, कैसे चल रहा है, हो क्या रहा है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, वी शुड नो दीज आंसर्स। सर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जैसे मेडिटेशन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, तो जैसे आपने अपने वीडियो में बताया कि मेडिटेशन को आपने डिफाइन किया था बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, बट बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। सो हाउ डू यू अटेन दैट स्टेट कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, ना मैं पास सोच। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं खुल के बताऊँ तो मैं खुद भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ प्रेजेंट मोमेंट में रहने पे, लेकिन हाँ कोशिशें करता हूँ मैं। और प्रेजेंट मोमेंट में रहना में सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना यंग जनरेशन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जानते हो मतलब कितना सारा लिटरेचर और वीडियोस, कितना सारा स्टफ़ अवेलेबल है आज के टाइम में, जिसके बेसिस पे डिस्ट्रैक्ट होना बहुत इजी है। और जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं कॉलेज में ख़ास तौर पे, जो आपस में हमारे फ्रेंड सर्कल होता है, उसके बेसिस पे इट बिकम सो डिफ़िकल्ट कि हम अपनी एनर्जी को प्रिजर्व रख सकें। तो ये अगर पहला पार्ट सॉर्ट हो जाए कि हम इंफॉर्मेशन इनपुट ही गलत नहीं आ रहा और हमारी एनर्जीज बची हुई हैं, तो हम 90% काम यहीं से हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी का, कि मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तब जाके मेडिटेशन की तरफ हम जा सकते हैं। मेडिटेशन इज नॉट दैट इजी, ध्यान लगेगा ही नहीं, यू नो। तो इसका सबसे ईजीएस्ट वे है, कुछ पावरफुल मंत्रास होते हैं, उनको बैकग्राउंड में रन करना, दैट इज द बेस्ट वे। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक देयर आर मच मोर ऐसे लोग हैं, स्वामीज हैं जो ऑथेंटिक हैं, उनका वो दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि वो कौन कौन से मंत्र हैं दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स। एक मंत्र मैं बोल देता हूँ, दैट इज़ हरे कृष्णा महामंत्र, बहुत पावरफुल है। आप बैकग्राउंड में उसको रन करिए, हरे कृष्णा प्रभुपद सर्च करिए
और दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आप किसी भी परेशानी में हैं, टेंशन में है, कुछ भी है, आप सुनिए बस, आपकी लाइफ 10 दिन में 15 दिन में चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यू विल फील सो रिलैक्स, सो बेटर, और बाद में आप नेक्स्ट लेवल पे भी पहुंच जाओगे। दैट सिंगल महामंत्र दैट विल चेंज योर लाइफ। हाँ सर, ऐसे मतलब ऐसे बेकार कंटेंट तो मतलब भाई मतलब चलता रहता है, बट जैसे आजकल स्पिरिचुअलिटी को लेके लोग हैं थोड़े अवेयर हैं, तो वो वाली चीज़ भी चल रही थोड़ी सी। आज के टाइम में ऐसा है कि आप जिस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहते हो उसमें है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल बैड कंटेंट देख रहे हो तो आपको उसका भरमार मिल जाएगा। आप अच्छा देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो या एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आपको उसका कंटेंट मिल जाएगा। एल्गो इसी तरह से फिक्स्ड है कि करप्ट हो तो आप और करप्ट हो जाओगे, बिल्कुल गिर ही जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, और आप अच्छे हो तो बहुत अच्छे हो सकते हो। तो आजकल हर तरह के कंटेंट का अवेलेबिलिटी है। सर लास्टली ऐसे एक डिलेमा होता है लोगों को, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, जैसे काम कर रहे हैं सिर्फ काम ही करे जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं तो कुछ और ही करे जा रहे हैं, तो वो कैसे अटेन करें वर्क लाइफ बैलेंस से? बिकॉज ऑफ दिस, अगर हम कनेक्ट रहेंगे ना खुद से, भगवान की बात ही नहीं कर रहा मैं, खुद से तो कनेक्ट हो जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमें पता ही नहीं है हम कौन है, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हम बस इन बॉडीज़ में हैं अभी, जो भी है। एक बार खुद से हम कनेक्ट हो जाएं, यानी डिवाइन से हम कनेक्ट हो जाएं, उस पावर से कनेक्ट हो जाएं जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है, तो सारी एनर्जी रिदम में रहेगी। अब जैसे अभी ये जो चल रहा है, दिस इज नॉट, मैं अब इसको कैसे कैटेगराइज करूं, वर्क में, लाइफ में, किस में करूं? सब मिक्स्ड है, सब जुड़ा हुआ है। अगर हम डिस्टिंग्विश करेंगे, दिक्कत कहां फंसेगी? वर्क में हमेशा रहेगा कि यार लाइफ मेरी मिस हो रही है, लाइफ में रहेगा कि वर्क मिस हो रहा है। इट इज बेटर कि हम दोनों में मजे से रहें, जब जो करें अच्छे से करें, अपने आप बैलेंस आएगा। बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा बैलेंस। मतलब ये गेम ना एक्सटर्नल नहीं है, ये गेम इंटरनल है। इंटरनली अगर हम अपने इमोशंस को और माइंड को काम रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, तो सब कुछ स्ट्रक्चर उसके अराउंड बन जाएगा अच्छा। लेकिन अगर हम बाहर से बनाने की कोशिश करेंगे, फ्रेमवर्क ऐसा करें, ऐसा करते हैं तो अच्छा रहेगा, ये करते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी सॉर्ट हो जाएगी, इट वोंट वर्क। इवेंचुअली वी हैव टू बी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी विद इन, एक्सटर्नल सब सॉर्ट हो जाएगा। दैट इज द वे। थैंक यू वेरी मच, लाइक बहुत इंस्पिरेशनल लगा मेरे को, जो लोग देखेंगे उनको भी लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अनुभव, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिनने भी देखा उन सभी को भी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करिए, लव यू ऑल।